गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जीव विज्ञान की शाखाएं, और हमने बहुत सारी शाखाओं में बताया था कि किस शाखा के अंतर्गत हम किस जीव का अध्ययन करते हैं, और उसी के साथ आपका फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम आपको लेसन सेकंड पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है लेसन सेकंड है जिसका नाम है जीव धारियों का वर्गीकरण जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु जिसे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन of organism and virus। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण एवं विषाणु जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया और विषाणु क्या है। जैसे कि आप सभी इस समय भी एक विषाणु से प्रभावित हैं, जिसका नाम है कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना विषाणु। विषाणु क्या है? एक ऐसा विषाणु जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जो दिखाई नहीं देता और जो हमें हानि पहुंचाता है। तो ये विषाणु है, और वर्गीकरण का मतलब होता है जैसे हम जीवधारियों का वर्गीकरण करें, उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित करें, तो ये हमारा वर्गीकरण कहलाता है। जैसे समस्त जगत में मिलने वाले जीवों की संख्या, उनकी आकृति, आकार, भार, माप आदि में विभिन्नताएं होती हैं, और अगर हम इन्हें एक समूह में रख देंगे तो इन्हें पहचानना हमें मुश्किल होगा। इसलिए हम इनकी पहचान के लिए इन्हें अलग अलग रखते हैं, जिससे इनका अध्ययन करना संभव हो सके। और जैसे जीवों हों या पादपों हों, तो जब हम इनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करेंगे तो उनका अध्ययन भी हम आसानी से कर सकेंगे। तो इन्हें अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जैसे सबसे पहले नंबर 1 है हमारा अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा यानी कि वर्गीकरण में अध्ययन की सुविधा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संसार में करोड़ों प्रकार के जीव हैं, और प्रत्येक का अध्ययन करना सुविधाजनक भी नहीं है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम कुछ जीवों को चुनकर उनको वर्गीकृत कर देते हैं, और जो वर्गीकृत जीव होते हैं उन्हें अलग वर्ग में रखकर उनका अध्ययन करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। जैसे केवल मानव का अध्ययन करने से उसके वर्ग में स्तनधारी से संबंधित अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी पता चल जाता है। इसी प्रकार से ये अध्ययन की जीवधारियों का वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, और इसी प्रकार से हम जीवधारियों का अध्ययन जैव विकास के क्रम के ज्ञान के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो जैव विकास का ज्ञान। तो हमें जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें जैव विकास का ज्ञान भी हो जाता है। किस प्रकार से? तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करने से जीवों के विकास का ज्ञान होता है। जैसे जंतु जगत के वर्गीकरण को एक साथ देखें तो सरल संरचना वाले जंतुओं से जटिल संरचना वाले जंतुओं का विकास भी स्पष्ट नज़र आता है। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें इनके अनुकूलन का ज्ञान भी कराता है। किसका कराता है? अनुकूलन का ज्ञान। तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें अनुकूलन का ज्ञान भी कराता है। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है? हमारे रहने की सुविधा, जीवों के रहने की सुविधा। तो अध्ययन से हम पता चलता है कि ये इनके अनुकूल है या नहीं है, उनके मौसम उनके अनुकूल है या नहीं है, उनके लिए उनके आवास उनके अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि सारे जीव जंतु अपने अनुकूलन के हिसाब से ही अपना क्या रहन सहन नियुक्त करते हैं। जैसे शेर है वो गुफा में रहता है, पक्षी है वो घोंसले में रहते हैं,
और कुछ जीव जंतु होते हैं जो खुले में रहते हैं, कुछ जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं। तो ये सब अपने अनुकूलन के हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो इससे हमें अनुकूलन का ज्ञान भी पता चल जाता है। और वर्गीकरण की आवश्यकता हमें जाति वृत्ति का भी ज्ञान कराती है। तो ये है जाति वृत्ति का ज्ञान। तो अनुकूलन वर्गीकरण की आवश्यकता हमें जाति वृत्ति का ज्ञान कराती है। जाति वृत्ति क्या है? जैसे प्रत्येक जीव जंतु अलग अलग जाति का होता है और ये जाति पर ही आधारित होता है। तो एक समूह के जीव एक समान पूर्वज से विकसित होते हैं तथा इसका वर्गीकरण इसके अध्ययन से ही प्राप्त होता है। तो ये जाति वृत्ति का ज्ञान कराता है। तो इसी प्रकार हम अनुकूलन का ज्ञान नए पादपों की खोज के लिए भी करते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है नए पादपों की खोज। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम बहुत सारे पादपों को जानते हैं लेकिन कुछ पादपों को नहीं जानते। तो कुछ पादपों को जब नहीं जानते हैं और जो जिससे जानते हैं उसका हम अध्ययन कर चुके होते हैं, तो नए पादपों का अध्ययन करने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण के हिसाब से ही हम पादपों को अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। जैसे लंबे पौधों को अलग, बौने पौधों को अलग, हरे पौधों को अलग, कटीले पौधों को अलग, झाड़ी वाले पौधों को अलग। तो इस प्रकार से हमें पादपों का ज्ञान भी हो जाता है। तो ये था आपका वर्गीकरण। तो अब इसके आगे हेडिंग है वर्गीकरण की पद्धतियाँ। ये आपकी हेडिंग अगली है वर्गीकरण की पद्धतियाँ। वर्गीकरण की पद्धतियाँ क्या है? ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक पद्धति। सभी जानते हैं कि नेचुरल पद्धति जो नेचुरल सिस्टम होता है उसके लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रकृति स्वयं उत्पन्न करती है। तो ये तो था आपका प्राकृतिक पद्धति। दूसरा आपका है कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति में सभी जानते हैं कि इसमें बाहरी लक्षणों पर आधारित होता है जो मनुष्यों के द्वारा स्वयं से कराया जाता है। तो ये कृत्रिम पद्धति होती है। तथा इसी के अंतर्गत तीसरी पद्धति आती है, वो पद्धति कहलाती है जाति वृत्तीय पद्धति। जाति वृत्तीय पद्धति। तो ये जाति वृत्तीय पद्धति से संबंध है किसी भी जाति के क्रम पर आधारित वर्गीकरण। तो ये जाति वृत्तीय पद्धति कहलाती है। तो ये था आपका प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति तथा जाति वृत्तीय पद्धति। अब हम आपको पढ़ाते हैं वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ। तो हेडिंग है आपकी वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियाँ। तो वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियाँ क्या हैं? इसमें जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत निम्नलिखित हैं। जैसे दो जगत प्रणाली क्या है कि आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीव जगत को पादप जगत तथा जंतु जगत को निम्न लक्षणों के आधार पर विभाजित किया था। जैसे केवल पादपों की कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज की उपस्थिति पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में पर्णहरिम उपस्थित होता है। और बताया था कि केवल जंतुओं में गमन तथा संवेदनशीलता का विकास होता है। तो ये थी आपकी जीव जगत प्रणाली।